अध्यक्ष डॉक्टर सूर्यप्रकाश विश्वकर्मा जी, राष्ट्रीय महासचिव भाई शिव कुमार जी, रणधीर सिंह जी और हमारे बहुत ही उत्साही प्रदेश अध्यक्ष जनाब मोहम्मद अशरफ जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष महोदय शरण यादव जी, उनकी पूरी टीम और सत्यप्रकाश मौर्य जी जो पिछले विधानसभा में इन्होंने यहाँ से चुनाव भी लड़ा और शुरुआती दौर से 2-3 व्यक्ति रहे जो पार्टी से जुड़े रहे और धीरे धीरे इतने लोग जुड़े हैं। मैं समझता हूँ कि मेहनत तो की होगी, आसपास के गाँव में लोगों से संपर्क भी किया होगा, लेकिन इस समय ज़्यादातर सफाई का समय है तो लोग किसान सब उसमें व्यस्त हैं, इसलिए नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, आप जितने लोग हैं किसी नई शुरुआत के लिए बहुत लोग हैं। जरूरी है कि आप लोग पार्टी के लोग बात समझ में आ जाए। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कभी आदमी पार्टी जो है यारी दोस्ती के चक्कर में ज्वाइन कर लेता है और ये बात बहुत खराब होती है। मैं जिससे भी आज तक प्रदेश में बात किया, हमने कहा भाई 1 दिन के बजाय आप 3 दिन समझ लीजिए पार्टी को, पूरा पढ़ लीजिए फेसबुक पर, पेज पर, यूट्यूब पर पार्टी के तमाम वीडियो पढ़ लीजिए। जब आपको पार्टी समझ में आ जाए तब आप ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करिए तो ये एक मिशन है, एक आंदोलन है, एक बहुत बड़ा आने वाले इस देश का भविष्य है, मुस्तकबिल है, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उसका मुस्तकबिल है। तो आप अगर इस आंदोलन से, इस तहरीक से अगर आप जुड़ रहे हैं तो आप बहुत गंभीरता से जुड़िए, बहुत ईमानदारी से जुड़िए, क्योंकि कोई भी आंदोलन, कोई भी बड़ा काम बिना गंभीरता और ईमानदारी से नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ जितने लोग जुड़े हुए हैं सब बहुत गंभीरता और बहुत संजीदगी से जुड़े हुए हैं और इतने लोग पर्याप्त हैं। आज बलरामपुर में आपके पास कम से कम 1000 कार्यकर्ता पूरे जिले में है। ये तो वैसे विधानसभा है, इसमें इतने लोग उपस्थित हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में यह सम्यक पार्टी का कारवां तेजी से आगे बढ़ेगा। और सम्यक पार्टी का कारवां क्यों आगे बढ़ाना है, क्यों हमें नई शुरुआत की 2018 में, क्यों हमारे सारे साथी अपना जो है समय इसमें दे रहे हैं, अपना धन भी खर्च कर रहे हैं, अपना सुख भी छोड़ रहे हैं, और सबसे बढ़कर के जो उनको तत्काल तमाम दलों में पद प्रतिष्ठा मिल जाता, उस पद प्रतिष्ठा को भी छोड़ रहे हैं। कभी कभी हो सकता है मन विचलित होता हो के भाई का भी कि भाई आप बसपा में चले जाए तो कुछ नहीं तो लाख प्रमुख की हो जाए। कभी कभी मन विचलित होता होगा हमारे, मान लो किसी कार्यकर्ता का कि भाई हम सपा में चले जाएं तो कुछ नहीं होगा, तो जिला पंचायत के सदस्य हो जाएंगे, 5 लाख लगाएंगे तो 30 लाख के तो बिकी जाएंगे, 25 लाख तत्काल फायदा है। तो ऐसे मन विचलित और सत्तारूढ़ जो पार्टी भाजपा है उसमें भी आदमी का मन विचलित होता है कि नहीं चला जाए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप कौन सी राजनीति खड़ा कर रहे हैं, आप कौन सा ऐसा कार्य कर रहे हो जो लंबे समय तक इस भारत में आपका कार्य आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान को भी सुधारेगा। तो उसके लिए ये सम्यक पार्टी है। और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ के आयोजकगण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत का कार्यक्रम बनाया और सीधे के मौर्य जी और उनकी टीम से उनकी बात हुई और वो कृपा पूर्वक यहाँ पधारे हुए हैं और आपकी टीम रात दिन लगी रही। इसमें आज
आदरणीय श्री अजय मौर्य जी, श्री अरविंद मौर्य जी, श्री सुशील जी, श्री ब्रह्माजी जी, श्री अरविंद मौर्य जी, श्री केसरी मौर्य जी, श्री रक्षाराम मौर्य जी और राहुल वर्मा जी, ये तमाम लोग मुख्य रूप से के यादव, सत्यप्रकाश जी, जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, तो सबका इसमें सहयोग रहा और आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं। तो हम जो मूल बात रख रहे थे कि हम आज हर प्रकार से पीड़ित है, शोषित है। हमारा सामाजिक आर्थिक सारा ढांचा चल रहा है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, हमारे घर में रोजगार नहीं है, हमारे खेतों को खाद बीज पानी नहीं है और ऊपर अगर हो भी जाती है तो कायदे से हमें मूल्य नहीं मिल रहा है। हम अगर बीमार हो जाए तो कायदे से चिकित्सा नहीं हो रही है। आज अगर गांव में ज्यादातर लोग बीमार हो जाए तो वही चीज को हो रहा है, या तो वो पूरा खेत बाड़ी बेचते हैं अपना और या तो खुदा को प्यारे हो जाए। आज सरकारी अस्पतालों में इतनी सुविधा नहीं है कि सबको कायदे से इलाज मिल सके और इसका ये अर्थ नहीं हुआ जैसा लोग कह रहे भाई व्यवस्था हो तो रही है, कुछ तो हुआ, कुछ नहीं। ये भारत सोने की चिड़िया है, वास्तव में सोने की चिड़िया। और भारत बहुत समृद्ध देश है, बहुत खुशहाल देश है, बहुत धन धान्य संपन्न है। भारत संपन्न है लेकिन यहाँ की जनता विपन्न है। भारत अमीर है लेकिन यहाँ की जनता गरीब है। ये क्यों गरीब है? क्योंकि 5% लोगों के पास इस देश की 90% धन धान्य संपत्ति है और 95% लोगों के पास 10%। ये क्यों है? इसलिए नहीं है कि कोई वो बड़ा कमाई कर रहा है, राणा प्रताप के घोड़े हो गए हैं। ये इसलिए है कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि घूम फिर करके धन इस देश के चंद लोगों के पास जा रहा है और हम लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। हम न बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं, न हमारे पास रोजगार है। खेती बट्टे भी आज खेती बट्टे कितनी हो गई होगी अगर तो नहीं पता। हम जहाँ पे हैं इलाहाबाद के और उधर जिधर देखते हैं तो वहाँ खेती आप ये मान लीजिए कि किसी के पास 1000 वर्ग मीटर है, किसी के पास 1500 वर्ग मीटर है, किसी के पास 2000 वर्ग मीटर है और बहुत बड़ा काश्तकार है तो 4000 वर्ग मीटर यानी 1 एकड़ जमीन हो सकता है। यहाँ थोड़ा सा भाई ज्यादा हो, 1 एकड़ के बजाय 2 एकड़ हो, लेकिन है स्थिति यही पूरे देश में जो आम किसान। कोई देश यह देश गरीब नहीं है, ये देश अमीर है, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि हम गरीब हैं। तो ये व्यवस्था परिवर्तन करेगा कौन? ये व्यवस्था परिवर्तन होगा केंद्र सरकार और केंद्र सरकार में जहाँ मोदी जी बैठे हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी, असली ताकत देश में प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट में। अगर आप प्रधानमंत्री पद और पार्लियामेंट पर कब्जा नहीं किए तो आप इस देश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। और अगर इस देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो आपको कम से कम 275 एमपी चाहिए और 275 एमपी के लिए पूरे एक बड़ी पार्टी चाहिए, बड़ी पार्टी यानी पूरे देश की पार्टी हो, पूरे देश से एमपी चुन कर आए, तमिलनाडु से भी चुन कर आए, कश्मीर से चुन कर आए, बंगाल से चुन कर आए, झारखंड से चुन कर आए, महाराष्ट्र से चुन कर आए, तेलंगाना से चुन कर आए, उत्तर प्रदेश से चुन कर आए, यानी देश के विभिन्न क्षेत्रों से चुन कर आए। आपके पास 275 एमपी, तब आप बनोगे प्रधानमंत्री। और हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, जब इतनी बड़ी पार्टी आप नहीं बनाएंगे तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे और जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे अपना भाग्य नहीं बदल पाएंगे। तो आज इस देश में 2 पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर की है, पूरे देश की पार्टी है। कौन कौन सी है? कांग्रेस और बीजेपी। और दोनों किसके द्वारा संचालित हैं?
उच्च हिंदू जातियों द्वारा। और उनका मार्गदर्शन कौन कर रहा है? सबसे उच्च वर्ण जो इस देश में अपने को बताता है, आप समझ गए होंगे। दोनों पार्टियों का मार्गदर्शन वही कर रहा है और दोनों पार्टियों का उद्देश्य है इस देश में उच्च वर्ग के लोगों को सारी सत्ता, सारी शिक्षा और सारा बिजनेस, धन धान्य, सुख समृद्धि इन्हीं 15% लोगों के पास है। ये दोनों पार्टियों का उद्देश्य है। तो भाई हम लोगों को क्या करना है? 85% लोगों को, अगर 85% लोगों को दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा करना है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करना है, पार्लियामेंट में अपना बहुमत बना करके देश की व्यवस्था परिवर्तन करना है, वो भी जब लंबे समय तक आप आओगे तब, तो उसके लिए आपको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनानी पड़ेगी। और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी एक व्यक्ति से, एक परिवार से और एक जात से नहीं बन सकती है। एक व्यक्ति पूरे देश की पार्टी बना सकता है, बना सकता है। एक परिवार बना सकता है पूरे देश में, एक जाति बना सकता है, नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि इस देश में 145 करोड़ की आबादी है। कितनी आबादी है? 145 करोड़। और इस देश में कोई ऐसी जाति नहीं है जिसकी आबादी 5% से ज्यादा हो। तो एक जात की राजनीति करके, एक जात की राजनीति करके कैसे आप प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे? और आपको ढेर सारी जातियों का कारवां बनाना पड़ेगा। जब ढेर सारी जातियों का कारवां बनाना पड़ेगा, इस देश में लोकतंत्र है, आपको लोकतांत्रिक पार्टी बनानी पड़ेगी। लोकतांत्रिक पार्टी का यह हुआ कि कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव हो, कभी मौर्य हो, कभी कश्यप हो, कभी खासी हो, कभी खटीक हो, कभी जाटव हो, कभी बंगाल का हो, कभी तमिलनाडु का हो, कभी महाराष्ट्र का हो, कभी गुजर हो, कभी जाट हो। तो पूरे देश से अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 साल 3 साल बाद बदलते रहे तो आपकी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? आप लोग बताओ, बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? क्यों नहीं? और आज हो क्या रहा है? एक पार्टी निकली हमारी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने कहा हम 85% की पार्टी बना रहे हैं। और बनाते बनाते उन्होंने किसकी पार्टी बना दी? मायावती जी की पार्टी बना दी। एक परिवार की पार्टी बन गई कि नहीं? और एक जात की पार्टी बन गई। और आज पूरी जाति को बसपा जो है, मतलब कैसी राजनीति खड़ा कर रही है। अभी आप टिकट के कैंडिडेट बन जाइए तब समझ में आएगा कि बसपा के कोऑर्डिनेटर क्या होते हैं, जिलाध्यक्ष क्या होते हैं, बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होते हैं, बसपा के विधानसभा अध्यक्ष क्या होते हैं। सारे लोग जो सीरीज दे करके और उत्तर दे करके खड़े रहेंगे जब तक आप अंतिम वोट नहीं निकाल लेंगे तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। ऐसे राजनीति करती है। 84 में पार्टी बनी, कांशीराम साहब 5 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते, 5 साल बाद कोई यादव जी हो जाते, बिहार के 5 साल बाद कोई मध्य प्रदेश के कुशवाहा जी हो जाते, 5 साल बाद कोई तमिलनाडु में नाडर साहब हो जाते, 5 साल बाद कोई कोटा के नायक जी हो जाते, 5 साल बाद कोई महाराष्ट्र का महार हो जाता, 5 साल बाद कोई हरियाणा का गुजर हो जाता, 5 साल बाद कोई पंजाब का सैनिक हो जाता। तो क्या आज भारतीय जनता पार्टी होती इसका योगदान हो रहा है? क्यों? भारतीय जनता पार्टी को लाने का काम हमारे लोग कर रहे हैं और अपनी ओर कोई नहीं देख रहा, सिर्फ दूसरे की ओर देख रहे हैं। और कोई समाज, समाज माने बहुजन समाज, समाज माने शोषित समाज, समाज माने वंचित समाज, समाज माने इस देश का जो बहुसंख्यक 85% जिसको कहा गया या 90% जो भी मान लीजिए बाबू जगदेव, ये हमारा समाज। और जब इस समाज के अंदर राजनीतिक षड्यंत्र पैदा हो जाएगा तो कभी भी आप स्वस्थ राजनीति इस देश में खड़ी नहीं कर सकते और एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी आप नहीं बना सकते हैं। और आज
इस शोषित समाज में, बहुसंख्यक समाज में 3 सड़ांध फैले। कौन कौन से 3 सड़ांध हैं बताइए? एक ये है कि हमारे यहाँ व्यक्ति बड़े हीरो पैदा होते हैं, यानी एक से क्रांतिकारी होते हैं हर जात बिरादरी में कि भाई अब तुम संघर्ष करो, हमको राजा बनाओ, सारे दुखों से मुक्त कर देंगे। और हर बैकवर्ड की हर जात बिरादरी में तमाम क्रांतिकारी लोग, हीरो टाइप के लोग, जिनके पास 100 करोड़ 200 करोड़ है, 20 गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहे हैं, या जिनकी पर्सनालिटी बढ़िया है, हमारे जिला उपाध्यक्ष की बात उनके उनके बढ़िया है, बड़ी पर्सनालिटी है, शुरू हो गए तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे तो एक व्यक्ति क्या देश को हाथ पाएगा नहीं? एक व्यक्ति का 145 करोड़ की राजनीति खड़ा कर पाएगा? एक देश एक व्यक्ति के पूरा है, और एक व्यक्ति अगर 3 बार 4 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा तो तानाशाह हो जाएगा। क्योंकि अहंकार वहीं से पैदा होता है जहाँ आप निरंतर किसी एक संस्था के मुखिया बने रहते हैं, फिर आपको चुनौती होगी। व्यक्ति को क्यों चुनौती मिलती है? जैसे भाई आप देखिए, आप ये लोग अभी हमारे कोई भाई बंधु एक पार्टी बनाए, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, फिर उनका बेटी बेटा, उनका भतीजा विद्रोह कर देगा कि नहीं है? उनका भैया विद्रोह कर देगा। बहुत छोटी सी बात है, हमारे नेताओं को एक छोटी सी बात नहीं समझना है, बड़े बड़े क्रांति की बात करना है। तो ये पहला सिद्धांत बहुजन समाज की राजनीति में व्यक्ति की राजनीति है, जहाँ व्यक्ति की हो। एक आदमी तुम संघर्ष करो, हमको राजा बनाओ, हम राजा बना तुमको सब कुछ देंगे। हमारी पार्टी का यह निर्णय है कि हम राजा वाजा किसी को नहीं बनाएंगे, पार्टी ही राजा होगी, संगठन ही राजा होगा, और जो हमारा मुख्यमंत्री होगा वो पार्टी का सिर्फ एक मोहरा होगा, एक मुखौटा होगा। असली रणनीति, असली ताकत, सारी चीजें पार्टी में होगा। इसी ढंग से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारा पावरफुल नहीं होगा, सारे लोग सामूहिक रूप से मिलकर के हम काम करेंगे। दूसरा सड़ांध जो हमारी शोषित राजनीति को अंदर से काट कर खाया जाता है वो है परिवार की पार्टी। पहले तो एक व्यक्ति विरोध कर गया, 10-5 साल तक वो जब तक बढ़िया बोलता रहा, चलता रहा, MP हो गया, MLA हो गया, 2-4 टिकट झटक लाया, और वो मंसूबा बनाता है कि भैया पहले MP MLA हो जाए, 2-4 सीट आ जाए, विधानसभा में मेरे MP MLA आ जाए तो देखिए मैं कितनी बड़ी क्रांति कर देता हूँ। और कुछ मिलाकर कभी क्रांति नहीं कर पाता, आज तक किसी ने किया हो बताओ। इसके बाद वो एक परिवार की पार्टी बना देता है, यानी अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, किसी को विकसित करता है, और अपने मरने के पहले अपने खानदान के किसी को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। और जब आप खानदानी पार्टी बनाओगे तो एक जात की पार्टी तो होगी ना भाई। इस देश में हर व्यक्ति की एक जाति है, हर इंसान की एक जाति है, और एक जाति अगर कोई निरंतर पार्टी चलाएगा तो एक जात की पार्टी होगी। वो मंच पर सामाजिक न्याय की बात कहे, वो पिछड़ों की बात कहे, वो बहुजन की बात कहे, वो शोषित की बात कहे, वो दलित की बात कहे, वो वंचित की बात कहे, लेकिन सारी जनता ये जानती है कि ये पार्टी एक व्यक्ति और एक परिवार की ये पूरा बताइए। जब एक परिवार की पार्टी, एक जाति की पार्टी होगी तो ये 3 सिद्धांत, यानी व्यक्ति की पार्टी, जात परिवार की पार्टी और जाति की पार्टी, हम सब मिला करके आज लगभग अगर माना जाए कि हमारी आबादी 85% है तो हम 100 करोड़ के 120 करोड़ के ऊपर, और 120 करोड़ का आदमी आज शासन सत्ता के लिए तरफ रहा है, व्यवस्था के लिए तरफ रहा है, और राजनीति से सब कुछ मिलेगा। मैं नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा कि लोगों को समझाइए। लोग कहते हैं साहब हमें राजनीति से मतलब नहीं, हम तो सामाजिक काम कर रहे हैं। सामाजिक काम से कुछ नहीं मिलेगा, मौर्य महासभा से कुछ नहीं मिलेगा, यादव महासभा से कुछ नहीं मिलेगा, कुर्मी महासभा से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि शासन सत्ता मिलेगी तो किसी राजनीतिक दल से मिलेगा। राजनीतिक दल से ही मुख्यमंत्री होगा, राजनीतिक दल से ही प्रधानमंत्री होगा, राजनीतिक दल के माध्यम से ही आप पार्लियामेंट में नियम कानून बना करके परिवर्तन कर सकते हैं।
तो राजनीति में सबको आना चाहिए और राजनीति ये तय करती है कि किस वर्ग की खाने में इज्जत होगी। आज आप चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप दिन भर अगर उनकी CCTV देख लीजिए तो बाबू साहब का के लिए अलग शब्दावली, पंडित जी के लिए अलग शब्दावली और मौर्य जी चले जाए तो अलग शब्दावली और कहीं बेचारा वो जाटववादी कटिंग चला जाए तो उसके लिए अलग शब्दावली है। एक को माला भी करके शर्मा जी उसका स्वागत करेंगे, एक को कहेंगे क्या बाबू साहब क्या सो रहे हैं बताइए बना, और एक को कहेंगे काले कैसे चले आए। तो शासन सत्ता की भाषा, शासन सत्ता के जो अधिकारी हैं उनकी भाषा, उनका जनता के प्रति व्यवहार भी राजनीति से ही तय होगा। इसलिए राजनीति सब कुछ देगी, आपको सत्ता देगी, आपको शिक्षा देगी, आपको समृद्धि देगी, आपको व्यवसाय देगी। हमारी पार्टी को अब आप लोग अगर मेहनत करिए, मुझे 27 में चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, मुझे माने मेरे पार्टी के का चीफ मिनिस्टर बना दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि शायद भारत के किसी स्टेट में इतनी बढ़िया शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में 5 साल में बन जाएगी कि किसी स्टेट में नहीं हो बनाया जा सकता। हम लोगों के पास विजन है, हम नौजवानों को हर घर में इतने रोजगार कर सकते हैं। अरे बैंक का मुँह ही तो खोलना है आपकी ओर। आज आप क्रेडिट कार्ड बनवाने जाते हैं, उसमें भी 10% कमीशन, पता नहीं अब बंद हुआ कि नहीं हुआ। हम तो ATM थे तो यही बैंक वाले क्या करते, तमाम शिकायतें आती थी और पता नहीं बंद हुआ, क्रेडिट कार्ड का बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ, क्रेडिट कार्ड चल रहा है। आप जो भी काम करने जाएंगे सब में अड़ंगेबाजी, आप स्कूल चलाएंगे उसको अड़ंगेबाजी। और मैं बता दे रहा हूँ, अगर राष्ट्रीय स्तर की आपकी पार्टी नहीं बनी, दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा करने की आपकी औकात नहीं बनी, तो आपकी आने वाली 1-2 पीढ़ी के बाद ही न वो स्कूल चला पाएंगे, न वो बिजनेस कर पाएंगे, न पकौड़ी की दुकान ही खोल पाएंगे। ये सब बिजनेस, व्यवसाय, शिक्षा एक वर्ग विशेष के हाथों में केंद्रित हो जाएगा। इसलिए अभी से समझ जाइए, थोड़ा समाज में स्वार्थी लोगों का आड़ ज़्यादा है, तो बड़ा कठिन काम है जो हम लोग शुरू किए हैं। लेकिन आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ये पार्टी आने वाली पीढ़ी के लिए बन रही है, आम जनता के लिए बन रही है, हमारे देश के सारे प्रतिभाशाली नौजवानों के लिए बन रही है। यहाँ कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई जात, कोई क्षेत्र, कोई धर्म प्रमुख नहीं है। जिसके अंदर प्रतिभा है आए, कुछ समय तक पार्टी को अपने प्रतिभा के बल पर नेतृत्व दे, लेकिन कोई भी परमानेंट नेता नहीं होगा। हम ये पार्टी नेता भी चाहते हैं। लोग हमसे भी कहते हैं कि अरे भाई आप तो किसी को नेता नहीं मानते। हम कहते हैं भाई नेता कोई बनना क्यों चाहता है, मत बनो। एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, संसदीय लोकतंत्र में तो यही है कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ेगी, उससे विधायक चुने जाएंगे और विधायक जिसको चुनाएंगे वो मंत्री होगा, तो इसमें नेता की कहां से प्रश्न आ गई। इसी का पूरे देश में MP चुने जाएंगे और MP जिसको चाहेंगे प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें नेता की कहां से बात आ गई। हमारे देश में नेताओं की कमी नहीं है। 150 करोड़ की आबादी में हजारों नेता, हजारों प्रतिभाशाली नौजवान हैं। बशर्ते जरूरत है कि उनको एक व्यवस्था दे देती। पहली बार इस देश में राष्ट्रीय स्तर की एक पार्टी का मजमून, एक रणनीति, एक योजना सम्यक पार्टी ने बनाई है। आप लोग सम्यक पार्टी के साथ जुड़िए, अपने नातेदार, रिश्तेदार, अपने साथी दोस्त को जोड़िए और इस कारनामा को आगे बढ़ाइए। हम 10 साल में निश्चित रूप से अगर ऐसे बढ़ते रहे, आज हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आए हैं, नागपुर के रहने वाले हैं, तेलंगाना को छोड़कर दक्षिण के सारे राज्यों में इन्होंने पार्टी का धीरे धीरे ढांचा शुरू कर दिया। और कर्नाटक में मैं बता दूं कि लगभग 69% जिलों में जिला कार्यकारिणी भी बना दी गई। भाई ऐसे ही पार्टी होती है ना, ऐसे ही खड़ा होता है। वो लोग गाँव में कहते हैं ना कि दो कई गाँव किया हो जाए। अरे जब गौनी ही नहीं शुरू होगी तो विवाह कहाँ से होगा। तो गौनी शुरू करिए कि हमें देश में एक राष्ट्रीय स्तर की लोकतांत्रिक पार्टी चाहिए, वंचितों एक हो,
शोषितों एक हो, बहुजन एक हो, और बहुजन एक होने का नहीं अर्थ हुआ बहुजन एक हो, तुम संघर्ष करो और हमें राजा बनाओ। ये कंसेप्ट है। यहाँ राजा सभी होंगे, यहाँ नेता सभी होंगे, बारी बारी से होंगे, क्रम से होंगे, पार्टी की नीति होगी, पार्टी की रणनीति होगी। हमारे यहाँ हम किसी को काशी राम नहीं बनने देंगे। आज से वादा है, हमारे यहाँ कोई मुलायम सिंह नहीं बनेगा, हमारे यहाँ कोई लालू यादव नहीं बनेगा, हमारे यहाँ कोई करुणानिधि नहीं बनेगा। हमारे यहाँ सभी लोग मुलायम सिंह हैं, सभी लोग लालू यादव हैं, सभी लोग करुणानिधि हैं और सभी लोग काशी राम हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए और विश्वास बढ़ाइए, पार्टी से कोई उम्मीद मत करिए। न पार्टी के पास धन है, न भी ताकत है, जो कुछ भी है आप ही है, आप ही धन है, आप ही ताकत है, आप ही समय है, आप ही प्रोपेगेंडा है। और भैया हम लोग सबसे बड़ा दुखद है कि मुँह भी नहीं चलाते। मेरे मुँह तो दिए है ना भाई प्रकृति ने, मुँह चलाइए कि भाई सम्यक पार्टी बड़ी अच्छी है, सम्यक पार्टी की ये नीति है, यहाँ कोई नेता नहीं होगा, सब मिलकर चलाएंगे, हर जात के नेता होंगे, हर जात के प्रधानमंत्री होंगे, हर जात के मुख्यमंत्री होंगे, हर जात के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, हर जात के जिलाध्यक्ष होंगे, हर जात के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, हर प्रांत से होंगे, हर धर्म से होंगे। अगर ये मुझसे कहते रहे हम आएंगे तो हमसे बढ़िया पढ़े लिखों की जमात है, हमारे पास पढ़े लिखों की जमात है। देखिए ना, मोहम्मद अरशद भाई कितना बढ़िया भाषण देते हैं, के भाई कितना बढ़िया बोलते हैं, हमारे काशीराम से कम है क्या? ये सब कोई कम नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्योंकि थोड़ा सा दक्षिण भारत के हैं, जिनका मूल तमिल बैकग्राउंड है, वैसे तो हम नागपुर में लंबे समय तक रह रहे हैं तो बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते, लेकिन बहुत अच्छे वक्ता, अच्छे विचारक हैं, अच्छे चिंतक। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप देख रहे हो, ये दहाड़ते हैं तो दूर दूर तक इनकी आवाज़ गूंजती है। तो ऐसे सोचने वाले एक से हमारे पार्टी के नाम पर मेरे ख्याल से 20 प्रोफेसर जुड़े होंगे और पार्टी में काम कर रहे हैं, जेएनयू में, डीयू में, तमाम जगहों छात्र संगठनों में लड़के लगे हुए हैं, क्योंकि यह वक्त की जरूरत, वक्त के हिसाब के अनुसार पार्टी है और जो वक्त के हिसाब से होगी वही चलेगी। ये व्यक्ति परिवार और जात की पार्टियों का युग समाप्त हो गया। किसी को एक नेता मानने का युग समाप्त हो गया, किसी को मसीहा मानने का युग समाप्त हो गया, किसी को मुक्तिदाता मानने का युग समाप्त हो गया। और अगर हम उसी जाल में फिर फंसेंगे तो फिर हम वंचित समाज के साथ विश्वासघात करेंगे, अपनी ऊर्जा व्यर्थ करेंगे और ऐसे मसीहा के साथ अगर 10, 20 साल, 25 साल काम करेंगे फिर समझेंगे कि पूरा आंदोलन वैसे ध्वस्त हो गया जैसे काशीराम का आंदोलन बहुजन समाज का ध्वस्त हो गया। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपके बीच अपने नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष में अपनी ओर से और आपके बलरामपुर के जिला कार्यकारिणी की ओर से, बलरामपुर के आप सभी भाई बंधुओं की ओर से स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।